नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, मैं डी मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। आज बीएड तृतीय सेमेस्टर इतिहास शिक्षण के अंतर्गत हम सभी शिक्षण विधि का अध्ययन कर रहे थे और आज उसी क्रम में हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, परिचर्चा विधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कशन मेथड। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि यह परिचर्चा विधि क्या होती है। और एक बात और जान लीजिए कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी अत्यंत उपयोगी विधियां हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है, वही मैं 5 या 6 शिक्षण विधियां को पढ़ाऊंगा और तय है कि वह परीक्षा में आनी है। ठीक है, इसलिए आप सभी अपना भरोसा हमारे पर बनाए रखिए, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर बनाया था, और प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि देखिए 3 शिक्षण विधियाँ, नाम सुन लीजिएगा, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ठीक है, उसके बाद परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो व्याख्यान सह प्रदर्शन, समस्या समाधान और परियोजना विधि जो है यह आनंद सर ने अपने विज्ञान शिक्षण में आपको पढ़ा दिया है। तो आप विज्ञान शिक्षण की प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ से ये 3 शिक्षण विधियाँ आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया उन्होंने। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और नोट्स बनाने को आपको काफ़ी वहाँ पे मैटर मिलेंगे, क्योंकि मैं तो ज़रा लेक्चर से ही काम चलाता हूँ, जानते ही हैं। ठीक, तो आप ये 3 शिक्षण विधियाँ आपके इतिहास शिक्षण की भी हैं और विज्ञान शिक्षण की भी हैं। इसलिए जब विज्ञान शिक्षण में पढ़ाई दिया जा गया है तो फिर मुझे पढ़ाने कोई औचित्य दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इसे हटा दिया है अपनी क्लास में से। ठीक, तो ये 3 शिक्षण विधि आप परियोजना विधि, समस्या समाधान, व्याख्यान सह प्रदर्शन आप वहाँ देख लीजिएगा। अब आते हैं आज हम चौथे शिक्षण विधि, परिचर्चा विधि। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि नंबर 4 की शिक्षण विधि, क्योंकि 3 जो पहले पढ़ाई जा चुकी है। तो परिचर्चा विधि, परिचर्चा विधि क्या होती है देखेंगे, समझेंगे हम। देखिए लिखा हुआ भी है आपके नोट बनाने के लिए। यह विधि इतिहास शिक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण, क्योंकि इतिहास शिक्षण में तो कई सारी शिक्षण विधियां हैं, लगभग 10 या 11 शिक्षण विधियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां जो है उनके अंतर्गत यह परिचर्चा विधि मानी जाती है। आगे देखिए, जैसे कि होता है ना कि हमारे घर में मेहमान तो कई सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं। ठीक, तो उसी तरह इसमें छात्र स्वतंत्र स्वाभाविक रूप से सक्रियता दिखाते हुए, ठीक है, सीखता है। इसमें किस विधि में क्या होता है, छात्र जो होता है वो क्या होता है, सक्रिय होता है और सक्रियता दिखाते हुए अधिगम करता है। ठीक, इस विधि के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी कि इस विधि में क्या होगा, विचारों का आदान होगा, प्रदान होगा, यानी विचार लिए जाएंगे और विचार दिए जाएंगे। ठीक, जिससे बालक में समाजीकरण का गुण विकसित होता है। देखिए, चूंकि कहने का मतलब है समाजीकरण में, समाज में व्यक्ति जो होता है, सामाजिक व्यक्ति जो होता है, वह समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, इन सभी का ज्ञान उसको होता है। ठीक, तो जो ये शिक्षण विधि परिचर्चा विधि है, जब इस शिक्षण विधि का प्रयोग बालक को सिखाने के लिए कुछ किया जाता है, इससे बालक को कैसे बोलना है, कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे अपनी बातों को रखना है किसी के समझ, बैठे बैठे बोल देना है, खड़ा होकर के बोलना है तो सम्माननीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं करना है, किसको आदर देना है, किसको नमस्कार करना है, किसको प्रणाम करना है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सभी चीज़ों का ज्ञान जो क्या करता है, बालक इस परिचर्चा विधि में सीखता है। ठीक, आगे मैं बताऊंगा परिचर्चा विधि क्या होती है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वह बोलना सीखता है, कैसे वह सामाजिक विधि कैसे है। ठीक, तो यही करा कि इस विधि के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे बालकों में सामाजिकरण का विकास होता है। ठीक, इसमें शिक्षण दिशा निर्देश देता है। शिक्षक का काम क्या होता है, दिशा निर्देश देने वाला, यानी कि इंस्ट्रक्चर वाला काम होता है। ठीक, टीचर क्या करता है, दिशा निर्देश देता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे पूछिए, हाँ अब आपका नंबर आ गया, अब आप आइए, आप बोलिए, आप पूछिए। ठीक, आगे, तथा छात्र क्रिया करते हैं। शिक्षक दिशा निर्देश देता है और छात्र क्या करते हैं, क्रिया करते हैं शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार। आगे देखेंगे हम परिचर्चा। अब देखिए, ये जो परिचर्चा विधि है यह किस किस के माध्यम से संपन्न होती है, ये देखेंगे हम। तो परिचर्चा विधि जो है यह गोष्ठियों के माध्यम से, विद्यालय में गोष्ठी का आयोजन करके, विद्यालय में सेमिनार का आयोजन करके, विद्यालय में सम्मेलन का आयोजन करके, विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन करके हम क्या करते हैं, इसको परिचर्चा विधि का संपादन करते हैं। परिचर्चा विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कार्यशाला का आयोजन करके, सम्मेलन आयोजित करके, गोष्ठी आयोजित करके, परिचर्चा विधि, ये सब परिचर्चा विधि क्या है, स्वरूप है। ठीक, आगे देखेंगे हम, इसमें विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, इस विधि में सबका साथ सबका विकास वाला ये विधि है। ठीक, सबको समान अवसर देते हैं कि आप आइए, आप आइए, आप आके बोलिए, आप आकर के बोलिए। ठीक, अब आपको मैं थोड़ा सा व्यवहारिक में समझाऊंगा, थोड़ा सा ये लाइन देख लेंगे तब। देखिए, सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में हेरी ए आवर स्ट्रीट ने, कौन, हेरी ए आवर स्ट्रीट ने सामूहिक परिचर्चा विधि पर प्रयोग किया। क्योंकि ये विधि तो बन गई थी, इस विधि पर प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हेरी ए आवर स्ट्रीट ने। ध्यान दीजिएगा, सामूहिक लिखा हुआ है, सामूहिक परिचर्चा विधि, यानी कि परिचर्चा तो भाई एक आदमी और एक लड़का बैठा रहेगा, छात्र बैठा रहेगा, शिक्षक छात्र एक बैठा रहेगा, तो परिचर्चा तो अच्छे से नहीं हो पाएगी, होगी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ देर तक ही चलेगी। लेकिन अगर परिचर्चा को अगर लंबा चलाना है या एक समूह में बालकों को सिखाना है तो क्या करेंगे? हम सामूहिक परिचर्चा विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सामूहिक परिचर्चा विधि पर प्रयोग किया। अब इन्होंने कैसे किया प्रयोग? अब समझ लीजिए परिचर्चा विधि क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, परिचर्चा विधि का मतलब ये है कि यह एक छोटा सा समूह होता है। ठीक, जैसे इन्होंने जो किया था मैं उसी बता रहा हूँ, समझ जाएंगे आप कि इन्होंने क्या किया कि एक छोटा समूह लिया बच्चों का, उसमें एक निश्चित समय रखा कि यह 2 घंटे 1.5 घंटे चलेगा, और यह चलता रहा, और जब ख़त्म होने का कगार पे आया तो जो उसमें सुनने वाले थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी, भाषण के माध्यम से जो श्रोतागण थे उन लोगों ने भी अपनी बातों को वहाँ पे सबके समक्ष रखा। अब इससे क्या हुआ कि जो सुनने वाले थे उनके विचारों का क्या हुआ? असर हुआ, उनके विचारों का भी ज्ञान हुआ। जो वहाँ पे वक्तागण थे, ठीक, जो बोलने वाले थे बच्चे, उनको सुनने वाले बच्चों का भी क्या हुआ? कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। ठीक, जैसे कि कहीं प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सुनने वाले हैं श्रोतागण जाकर के बोलते हैं तो कोई नई चीज़ हो सकता है कि सामने आ जाए जिनको सबको पता न हो। ठीक, तो जब वो नई चीज़ आ जाएगी तो वो सभी लोग जान जाएंगे कि हाँ इसके बारे में ऐसा होता है। तो वही चीज़ वहाँ पर भी हुआ। उसके बाद जब ये श्रोतागण लोग भाषण दे लिए तो उस प्रकरण पर, जो संबंधित प्रकरण पे ये सामूहिक परिचर्चा रखा गया था, उस प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए जिस पर वहाँ के उस विषय के विशेषज्ञ लोगों ने क्या किया? उत्तर प्रदान किया। ठीक है, और इसी को उसी समय 1929 में ही इस विधि को वाद विवाद विधि का भी नाम दिया गया कि यह वाद विवाद विधि भी है। आप लोग अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में गए होंगे तो समझ रहे होंगे कि वाद विवाद विधि क्या होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक, सेम टू सेम यही 95% वो कॉपी है। ठीक, इसी से वाद विवाद विधि का जन्म हुआ है, यह कह सकते हैं आप। अब देखेंगे, हम बात करेंगे, देखिए 2 परिभाषाएं हैं, जेम्स एम ली के अनुसार और सिम्पसन व थोकम के अनुसार। क्योंकि परीक्षा में सिर्फ लिखने से काम नहीं होता है जब तक उसमें तेल मसाला नहीं लगाएंगे हम तब। ठीक है, सब्जी बनाने से काम नहीं होगा। सब्जी समझ लीजिए क्या है? परीक्षा है, और सब्जी जब तक तड़का नहीं लगेगा मसाला का तब तक काम नहीं होगा। तो गरम मसाला ये लगाते हैं। देखिए, जेम्स एम ली के अनुसार, ये परिभाषा परीक्षा में लिखेंगे कि जेम्स एम ली के अनुसार यह एक शैक्षिक समूह क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या को लेकर के या किसी प्रकरण पर आपस में बातचीत करते हैं। ठीक, यह आपकी होगी परिचर्चा विधि। आगे देखेंगे परिभाषा सिम्पसन व थोकम के अनुसार, या सिम्पसन व थोकम के शब्दों में भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि परिचर्चा बातचीत का एक स्पष्ट रूप है। स्पष्ट मतलब खुलेआम, कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हम फोन पर ऐसे कह दिए, बातें करें वैसे कहे नहीं है। ठीक, ये स्पष्ट रूप है। उन्होंने कहा परिचर्चा बातचीत का एक स्पष्ट रूप है जो आमने सामने होती है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। इन्होंने कहा कि इसमें सामान्य बातचीत नहीं होती है, इसमें विस्तृत ढंग से किसी चीज़ की व्याख्या की जाती है और जो गंभीर विचार हैं उन पे तर्क वितर्क किया जाता है। ठीक है, फालतू की बातों पे नहीं। तो इन्होंने परिभाषा दिया सिम्पसन और थोकम ने। अब हम बात करेंगे कि परिचर्चा विधि कितने प्रकार की होती है। तो परिचर्चा विधि के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन है? औपचारिक परिचर्चा विधि और दूसरा अनौपचारिक परिचर्चा विधि। औपचारिक, जैसा कि हम नाम से समझ रहे हैं कि औपचारिक मतलब क्या है? औपचारिक परिचर्चा विधि का मतलब ये है कि जिसमें नियमों का पालन होता हो, वह परिचर्चा विधि जिसमें नियमों का पालन होता हो। ठीक है, कि जब ये परिचर्चा चलेगी तो कोई उड़ के जाएगा नहीं। ठीक है, कोई घर नहीं जाएगा बीच में से, बालकों को दिशा निर्देश दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई शोरगुल नहीं करेगा। ठीक, कोई मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं चलाएगा ऐसे। उसके बाद संचालन, अब देखिए संचालन भी इसमें होगा
औपचारिक परिचर्चा विधि में जैसे विद्यालय में आपके कोई होता है प्रोग्राम के संचालन करने वाला होता है ना, ठीक, तो संचालनकर्ता भी इसमें निश्चित होगा। तो यानी कि कहेंगे हम कि औपचारिक परिचर्चा विधि में नियमों का पालन किया जाता है, एक कुशल व्यक्ति संचालन करता है, तो ठीक है, तथा एक नियत व्यक्ति उस गोष्ठी का या उस सम्मेलन का, ठीक है, या उस कार्यशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ठीक। और वही जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं वो लास्ट में बोलते हैं कि मैं अब इस गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप समझते ही होंगे, आपके विद्यालय में भी हुआ होगा, ठीक। आगे है अनौपचारिक परिचर्चा विधि, इसका ठीक उल्टा है। अनौपचारिक परिचर्चा विधि में नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। शिक्षक व छात्र स्वतंत्रता पूर्वक किसी समस्या पर आपस में विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य यह है कि बालक अपनी बातों को किसी के समक्ष रखने की योग्य हो जाए। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं जब बीएड कर रहा था तो हम लोग की क्लास में अक्सर ये अनौपचारिक परिचर्चा विधि होती थी। जैसे कि अब क्या, एक बार सर आए और उनका क्या था कि गला खराब था, ठीक है, बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सभी लोग आज आएंगे और अपने अंदर जो भी प्रतिभा है उसको हम लोग समझ प्रस्तुत करेंगे। तो किसी ने गाना सुनाया, ठीक है, कोई उठ के जल्दी आ ही नहीं रहा था कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो जो हम नहीं आएंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार, ठीक है, बिना किसी से डरे सहमे किसी के समझ प्रस्तुत करने की योग्य हो सके, ठीक है। कुछ लोग शर्मा रहे थे, कुछ लोग कहे नहीं सर हमें कुछ नहीं आता है, हमें सर ABCD भी नहीं आता, वैसे हो गए, ठीक है। तो यानी कि वो आता उनको सब है लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इसका यही उद्देश्य होता है अनौपचारिक परिचर्चा विधि का कि बालक अपनी बातों को किसी के समझ प्रस्तुत कर सके। तो समझ रहे होंगे आप, ठीक। अब हम बात करेंगे परिचर्चा विधि के चरण। तो परिचर्चा विधि के चरण 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? परिचर्चा विधि के 3 चरण हैं। और ये 3 चरण बताया कौन है? ये 3 चरण वेस्ले महोदय हैं, इन्होंने बताया है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि वेस्ले के 3 स्टेप, ठीक। तो वेस्ले महोदय ने परिचर्चा विधि के 3 चरण बताए हैं। देखिए पहला चरण क्या है? पहला चरण है परिचर्चा की तैयारी। पहला चरण क्या है? परिचर्चा की तैयारी, ठीक। आप जैसे जानते हैं कि आपके घर भी कोई प्रोग्राम होता है, आपका जन्मदिन ही है, तो पहले तैयारी करते होंगे, लिस्ट बनाते होंगे कि हाँ नितेश सर आएंगे, इनके लिए 1 समोसा 1 छेना 1 लड्डू, ठीक। ये आएंगे, इनके लिए 1 समोसा 1 छेना 1 लड्डू, ऐसे बनाते होंगे, ठीक। तो परिचर्चा विधि में क्या है? पहले परिचर्चा विधि के 3 सोपान में पहला क्या है? तैयारी, ठीक। दूसरा क्या है? परिचर्चा का आयोजन करना, यानी क्या करना? बर्थडे मनाना, बर्थडे, ठीक। आयोजन आपके एक आ गया है, ठीक है। तैयारी हो गया, आयोजन हो गया। तैयारी आयोजन होने के बाद क्या है? मूल्यांकन, परिचर्चा का मूल्यांकन। जैसे कि सारे जब मेहमान लोग चले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितना गिफ्ट आया, ठीक है, और कितना खर्चा लगा। तो ये क्या है? ये मूल्यांकन ही है एक प्रकार से, ठीक। तो उसी तरह परिचर्चा में भी होता है। पहले हम परिचर्चा क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। आयोजन करने के बाद हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं कि बालक कितना सीखे हैं, ठीक है। यही है आपका वेस्ले का 3 चरण, ठीक। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि परिचर्चा विधि क्या है, और परिभाषा मैंने 2 दी है, परिचर्चा विधि के प्रकार बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके जो चरण हैं ये भी हमने बता दिए हैं। ऐसे साथ ले लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे परिचर्चा विधि के गुणों की। तो जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ भी है परिचर्चा विधि के गुण। सबसे पहला गुण है, इस विधि से छात्र विषय वस्तु के चयन, संगठन तथा प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण हो जाता है। देखिए इस विधि का फायदा क्या है? इस विधि का लाभ यही है कि इस विधि से छात्र जो होता है विषय वस्तु के चयन, ठीक है, विषय वस्तु के चयन, संगठन, यानी कौन सा विषय वस्तु हमें चुनना है और उस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हमें कैसे करना है, उस विषय वस्तु पर अपनी बातें हमें कैसे रखनी है, ठीक है, इनका जो कला है यानी कि इनमें पारंगत तो हो जाता है इस परिचर्चा विधि के माध्यम से, ठीक। आगे देखिए, छात्र निश्चित उद्देश्य से दूर नहीं होते हैं। जो उनका निश्चित उद्देश्य है, जिस टॉपिक पर उनको बात करना है, उसी के इर्द गिर्द उनकी सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो यह भी इससे फायदा है कि मतलब जो छात्राएं हैं वो विषय केंद्रित होते हैं, वो अपने जो उनका टॉपिक है, ठीक है, उसके अंतर्गत ही वो बात करते हैं, ठीक है, बाकी अनर्गल की कोई बात नहीं करते हैं, यानी कि वो अपने विषय पे केंद्रित होते हैं। आगे देखेंगे हम, छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास होता है। स्व अनुशासन की भावना मतलब ये है कि हमें कैसे
जैसे अगर मान लीजिए घंटा 1.5 घंटा चल रहा है तो 1-1.5 घंटा उनको मतलब कैसे बैठेंगे, ठीक है, उन्हें बैठने की आदत का विकास होगा। यानी कहीं अगर लंबा बैठना भी है तो बैठ सकते हैं, ठीक, अनुशासन में रह करके बैठ सकते हैं, बैठना बड़ी बात नहीं है, ठीक, लेकिन बैठना वो भी अनुशासन के साथ। तो अनुशासन की भावना का विकास होता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बोलने जा रहा है, ठीक है, तो हम बालक क्या हो गया, छोटा बालक रुक गया, या कोई उसका भाई या कोई लड़की बोलनी चाहती है, ठीक, तो वह उसको आगे जाने के लिए कह दिया कि नहीं पहले आप चली जाइए, ठीक। तो यह क्या है, यह सभी आपस में सौहार्द की भावना भी वहाँ पे प्रकट होती है। तो वही कह रहा है कि बालक में स्व अनुशासन की भावना का विकास होता है, वो अनुशासित होता है। अनुशासित ढंग में कैसे उसको अपनी प्रस्तुति देनी है, ठीक है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि मैं ही गया था एक बार भाषण देने के लिए, चूँकि मैं पूर्व में छात्र संघ का पुस्तकालय मंत्री था, तो जब भी कोई बात होती थी तो वहाँ पर डायस पीट कर ही बात की जाती थी। तो जब मैं बीएड में गया और पहली बार गया अपने कॉलेज से चुन करके वाद विवाद प्रतियोगिता में, तो उस समय कुछ था वाद विवाद प्रतियोगिता में, याद तो नहीं आ रहा है, जनसंख्या को हाँ एक देश एक चुनाव था टॉपिक, ठीक, एक देश एक चुनाव। तो उसमें मैं गया तो डायस पे ऐसे पीटने लगा, ठीक है, डायस में 2-3 बार से पीट दिया और मेरे नंबर माइनस में हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों किया गया, मेरा नंबर काट क्यों दिया गया, जबकि मैंने स्पीच बहुत अच्छी दी थी। उन्होंने कहा बेटा आपने डायस 2-3 बार पीट दिया था। तो क्या था, वो अनुशासन की हीनता थी, ठीक, वो अनुशासन की हीनता थी कि जब आप स्पीच दे रहे हैं तो आप वहाँ पे डायस नहीं पीटेंगे। हालांकि पहले आदत थी कि डायस पीटने की, तो वहाँ पे भी वही आदत थी जिसकी वजह से मेरा नंबर कट गया। तो यही कह रहा है कि स्वनुशासन की भावना का विकास होता है। यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सारी कक्षाएं जो भी उच्च स्तर की हैं चाहे निम्न स्तर की हैं, सब में यह विधि उपयोगी होती है। आगे देखेंगे हम, समस्या के स्पष्टीकरण से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए जब इस समस्या का स्पष्टीकरण होता है, जैसे आपके लिए परिचर्चा विधि समस्या थी, लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण किया, उसको फैला करके आपको बताया, अच्छे तरीके से उदाहरण दे करके बताया, खुद का उदाहरण दे करके बताया, तो अब क्या होगा कि आपको कुछ नया इसमें जरूर मिला होगा। आप जितना जानते होंगे उससे आपको थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त हुई होगी, यह मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। तो इसीलिए जब भी किसी समस्या का स्पष्टीकरण करते हैं तो नवीन ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिससे कि उनके ज्ञान में क्या होती है, बालकों ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक, आगे देखेंगे सुझाव। सुझाव क्या है, पहला है कि जब ये परिचर्चा विधि का आयोजन करना हो तो ऐसे सदस्यों को लिया जाए जिनमें आपसी देश की भावना न हो। ठीक है, सभी बालक एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। आगे देखेंगे दूसरा, हम पारंगत व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, यानी ऐसे विषय विशेषज्ञ व्यक्ति को ही हमें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जिनको अपने विषय संबंधित ज्ञान नहीं है, उस टॉपिक संबंधित ज्ञान नहीं है, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे है सदस्यों व श्रोतागण के सम्मुख अध्यक्ष के बैठने की व्यवस्था हो, यानी अध्यक्ष जो है वो सामने हो और श्रोतागण जो सदस्य बाकी हैं विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी वह बगल बैठे हों, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो यह था आपका परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी वो 3 विधियाँ जो हैं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।